हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, है ना। पार्ट 1 पढ़ा था। पार्ट 1 क्या था हमारा, 1773 से लेकर के 1858 तक का जो कंपनी का शासन था उसे पढ़ा था। फिर सेकंड पार्ट हमने 1858 से लेकर के 1947 तक जो हम लोगों ने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया था, है ना। सेकंड पार्ट हमारा ये था। तो इसमें हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था वो कौन सा था, तो 1858 से लेकर के 1892 तक के जितने भी एक्ट थे वो हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट लाए हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो 1909 और 1919 का जो अधिनियम आए हुए थे इनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद पार्ट 3 आपको मिलेगा, ठीक है, पार्ट 3 मिलेगा। उसमें 1935 और 1947 का जो वो अधिनियम आया है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए सोचा तो था कि आपको 3 पार्ट में सारा चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसका चौथा पार्ट भी लाना पड़ेगा, है ना। चौथा पार्ट का मतलब है कि पार्ट 1 जो 1773 वाला कंपनी का शासन, उसके बाद 1858 के जो 3 पार्ट है ये, है ना। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो अभी तक आए हुए हैं उनको सबको निकाला है, ठीक है। इसके अलावा एम लक्ष्मीकांत बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है, और उसमें जो है जो सारे सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें आई हैं उनको मैंने क्वेश्चन फॉर्म में उसको अरेंज कर दिया है ना, खुद से क्वेश्चन सारे बनाए हैं, ठीक है। ताकि आप लोग अगर थ्योरी पढ़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत बुक भी अगर पढ़ करके क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो भी आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बुक से नहीं समझ में आए तो वीडियो से समझ लीजिए, और वीडियो से समझ में आ जाए तो क्वेश्चन आंसर लगा लीजिए, है ना। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा 1909 में कौन सा कानून पारित किया गया। देखिए मार्ले मिंटो जो थे वो कौन थे, जो लॉर्ड मार्ले थे वो इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, है ना। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। देखिए क्वेश्चन पे भी ध्यान देते चलिए। और मिंटो जो थे वो कौन थे, तो भारत के वायसराय बन करके आए थे, है ना, वायसराय बन करके आए थे। और इन्होंने ही सिफारिश की थी, उसी के आधार पर ये 1909 में जो है वो कानून पारित किया गया था। पहला क्वेश्चन ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो किसे नाम जाना जाता है, 1909 का अधिनियम, है ना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा एक्ट चला। अभी तक जो ये सारे प्रयोग किए जा रहे थे संविधान को, है ना, संविधान एक तरह से संविधान, देखिए भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना था तो उससे संबंधित बहुत सारे प्रावधान किए जा रहे थे। उसमें जो है ये नियम कानून आते जा रहे थे। यही बताया जा रहा है कि संवैधानिक जो प्रयोग ये सारे आ रहे थे इसमें जो वो सबसे कम समय तक जो चला वो कौन सा चला, तो 1909 का ये जो अधिनियम था ये चला, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को और किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले कौन, इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, और मिंटो कौन, तो भारत के वायसराय। देखिए बार बार रिपीट करने का शौक नहीं रहता है, बस इसलिए रहता है, इसलिए सारी चीज़ें बोलते हैं ताकि आप जो वीडियो देखते चल रहे हैं इसी में आपको सारी चीज़ें रट जाएंगी। बार बार बोलते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 1909 के अधिनियम के तहत लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, तो लॉर्ड मिंटो भारत के कौन बनते हैं, वायसराय। इतनी देर से बोल रहे हैं, आपको पता हो गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं कि 1905 में ब्रिटेन में संपन्न आम चुनाव में 1905 में आम चुनाव, देखिए 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है ना, बंगाल का विभाजन होता है। तो बंगाल जो होता है वो किन दो भागों में बंटता है, एक होता है बांग्लादेश, ठीक है, एक बांग्लादेश पूर्वी बंगाल जिसे बोलते हैं, एक बांग्लादेश बनता है, और एक पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल जो बोलते हैं, ठीक है, 2 पार्ट बनते हैं। ये बांग्लादेश 1905 में विभाजित होता है, ठीक है, 1905 में। तो उसी टाइम जो है वो ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न होते हैं, तो उदारवादी सरकार का गठन होता है। उसके बाद जो है वो भारत के मंत्री जो हैं वो कौन बन करके आते हैं, कौन भारत के जो है वो मंत्री बन करके आते हैं, तो लॉर्ड मार्ले यानी कि भारत के राज्य सचिव बन करके आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि 1909 के अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा। ये जो 1909 का अधिनियम आया इसने केंद्र की परिषद थी इसमें सरकारी बहुमत बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में किन सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी।
ठीक है। अभी तक क्या हो रहा था कि केंद्रीय परिषद के जो सदस्य होते थे वही हर जगह इम्पोर्टेंस रखते थे, है ना। लेकिन इसमें क्या था कि केंद्रीय परिषदों में सरकारी बहुमत था, यानी सरकारी लोगों का उसमें महत्व इम्पोर्टेंट था, ठीक है। लेकिन ये जो प्रांतीय परिषद थी इसमें गैर सरकारी सदस्यों को भी काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें बोलने का अधिकार मिल गया था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि 1909 के अधिनियम ने कहाँ की विधानसभा के आकार में वृद्धि की थी, है ना। कहाँ की विधानसभा के आकार में, तो केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा, केंद्र और प्रांत जो विधानसभा थे इसके आकार में वृद्धि की थी। देखिए क्वेश्चन तुरंत बताते चल रहे हैं, और इसके अलावा आपको थ्योरी अगर आप पढ़ लेंगे ना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर, और ये सीक्वेंस बिल्कुल एम लक्ष्मीकांत बुक के अकॉर्डिंग ही है, तो आप उसको भी पढ़िए और उसके बाद इसको देखिए, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। कि अब आप लोग चैनल सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 1909 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। कौन से, केंद्र और प्रांत, इसके आकार में वृद्धि की गई, जिसमें क्या हुआ कि प्रांत की विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। जो प्रांतीय विधान परिषद होती थी उसमें एक समान नहीं रहती थी संख्या, लेकिन केंद्रीय परिषदों में इनकी संख्या कितनी बढ़ा दी गई थी, तो 16 से 60 कर दी गई थी। 16 से 60, इसकी 16 संख्या थी, इससे 60 कर दी गई। देखिए क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर देंगे, ऐसा आपने ही नहीं हमने भी किया है, तो बहुत सारी चीज़ों में गलतियां हो जाती हैं। क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर तो कतई मत दीजिएगा, इसीलिए बार बार फोकस करके क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कि पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए, और क्वेश्चन में ही आपको 1-2 आंसर और मिल जाएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। तो किस अधिनियम के द्वारा ये किया गया था, 1909 का अधिनियम इसके द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि इनमें से कौन सा वायसराय और गवर्नर कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, यानी जो वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद थी इसके भारतीय सदस्य बने थे और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। तो ये कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, यही पहले भारतीय थे, इन्हें ही पहले विधि सदस्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि 1909 के अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर किसके लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। पृथक निर्वाचन, अलग अलग लोगों का संप्रदाय के आधार पर अलग अलग लोगों का निर्वाचन हो सकता था, है ना। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व उन्हें प्रदान था और उन्हीं संप्रदाय के लोग उसे वोट देते थे। यानी जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ था कि 1909 के अधिनियम के तहत मुस्लिम थे, इनके लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, और इनको जो थे यहाँ इसके जो भी नेता होगा जो चुनाव में खड़ा होगा उसे वोट देने का अधिकार किसको था, तो वही मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी उनको वोट देने का अधिकार था। तो इसी को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो था इसकी बात की जा रही है, यही बोला जा रहा है कि ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हुआ। जैसे सिखों के लिए अलग अपना नेता था, उसके लिए ईसाइयों के लिए अलग था, वहाँ के जो ईसाई थे वो ईसाइयों को वोट देते थे, सिख जो थे वो सिखों को वोट देते थे, ऐसा कर दिया गया। तो ये संप्रदाय का विभाजन हुआ एक तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, निम्न में से किसे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये किसे जाना जाता है, ये जाना जाता है लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो जो थे वो भारत के वायसराय थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1909 के किस प्रावधान ने राष्ट्रवादियों के स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए प्रेरित किया। तो कौन सा अधिनियम था, अधिनियम 1909 कि उसके कौन सा ऐसा प्रावधान था जिसने जो राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए संघर्ष चल रहे थे इसे और तेज बढ़ा दिया। तो ये संप्रदाय के आधार पर जब निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और लोग अपने अपने, अभी तक तो एक भारत का सपना हो रहा था ना कि भारत को स्वतंत्रता दिलानी है, अब अपने अपने संप्रदाय के लिए भी लोग अलग से संघर्ष करने लगे थे, तो ये राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो और तेज हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, लॉर्ड हार्डिंग ने किस वर्ष बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। तो किस वर्ष भारत का ये बंगाल का विभाजन रद्द किया, 1911 में। अभी आपने देखा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कार्जन नहीं होगा, लॉर्ड
कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। और ये जो है वो कब रद्द किया गया, तो 1911 में। और किस वर्ष जो है वो भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। देखिए, अब बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल में आता था एक पूर्वी बंगाल बनाया गया था, एक पश्चिम बंगाल बनाया गया था, है ना। अब इसमें जब बंगाल का यहाँ तो विभाजन हो गया था, ठीक है, तो इस यहाँ की कलकत्ता जो थी इसकी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया दिल्ली, और दिल्ली बाद तब से भारत की कैपिटल बन गई, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं कि मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ मार्ले मिंटो ने, यहाँ मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, इन्होंने रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी। इसी के आधार पर कौन सा अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम को और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो क्या आएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कौन सा था, तो 1909 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार कब यह घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है ना। ब्रिटिश जो सरकार थी उसने यह क्या कहा था कि वो क्रमवार जो है ना ब्रिटिश सरकार को भारत में स्थापित कर देगी। तो उसने ऐसी घोषणा कब की थी, तो 20 अगस्त 1917 को की थी इसकी घोषणा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, ये भारत शासन अधिनियम 1919 में बनाया गया। जो कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1921 में लागू हुआ था। डेट याद रखिएगा। अब डेटें वगैरह ज़्यादा पूछी जाती हैं, क्वेश्चन को घुमाया जाता है, और यूपी पीसीएस और पीसीएस के एग्जाम में है ना, तो क्या बोल दिया जाता है, यूपी पीसीएस। ठीक है, इसके अलावा यूपीएससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो है वो स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, और 1 2 और करेक्ट, 1 और 3 और करेक्ट, 1 और 3 और 4 और करेक्ट, ऐसे कर करके जो है ना क्वेश्चन माने जाते हैं। तो स्टेटमेंट ही उसमें माने रखते हैं, और अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, पूरी बुक नहीं खंगाली होगी, तब तक आप उसका आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए रटने की कोशिश मत करिए, पढ़ा करिए डीपली अच्छे से, ताकि आपको क्वेश्चन अगर घुमा के भी आए ना तो आप उसका आंसर दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, और थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, है ना, पढ़ते चलिए बस। क्वेश्चन नंबर 17, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, सर लियोनिल कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, है ना, जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो कौन था, तो लॉर्ड जॉर्ज उस समय प्रधानमंत्री था, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव जो थे वो किससे संबंधित थे, तो ये संविधान बनने के लिए सारी चीज़ें हो रही थी, तो ये संवैधानिक सुधारों से संबंधित सारी चीज़ें, नियम कानून आ रहे थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, तो ये परिभाषित किया था केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, उनको अपना अपना अधिकार क्षेत्र देना, ये परिभाषित किया गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रशासन के विषयों को कितने भागों में बांटा, पूरे प्रशासन की बात की जा रही है यहाँ, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिससे राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया जा सका। जो राज्य थे उन पे केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ, लेकिन जो सरकार का ढांचा था वो केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। आपने ये स्टेटमेंट है ना, ये क्वेश्चन है ना, ऐसे स्टेटमेंट के फॉर्म में आप एम लक्ष्मीकांत की बुक में भी देखेंगे। ठीक है, तो बुक जरूर पढ़िए, बुक बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करनी हो, अगर पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ना हो, तो एम लक्ष्मीकांत बुक, इससे अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता, है ना। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्रशासन के विषयों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 विषयों में बांटा गया था। जो केंद्रीय सूची और राज्य सूची, है ना, केंद्र सूची और राज्य सूची के विषयों को अलग किया गया। इसमें क्या हुआ था कि केंद्र और राज्य जो सूची के भी जो भी विषय थे उन्हें अलग कर दिया गया। केंद्र और प्रांत दोनों ही अपने उनको जो सूचियाँ दी गई थी, उनसे सूचियों से संबंधित जो भी सब्जेक्ट आते थे यानी विषय आते थे, उन पर कानून बनाने का उन्हें अपना अधिकार दे दिया गया, है ना।
क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में बांटा गया। जो प्रांत के विषय थे, ठीक है, यहाँ प्रांत की बात आ रही है, वहाँ प्रशासन था। प्रशासन के विषयों को जो विषय थे वो केंद्र और राज्य सूची में, और जो प्रांतीय विषय थे उन्हें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय में बांटा गया। ठीक है, ये विषय कौन से थे? तो हस्तांतरित विषय जो थे वो गवर्नर, इन पर जो था वो गवर्नर का शासन होता था, और यहाँ के जो मंत्री होते थे, इनकी मंत्रियों की सहायता से ही ये जो गवर्नर था वो शासन करता था। और ये मंत्री जो होते थे वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ठीक है, उत्तरदायी थे, है ना, उत्तरदायी होते थे। ठीक है, उत्तरदायी होते थे। लेकिन जो आरक्षित विषय के ये थे मंत्री, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। यहाँ गवर्नर जो था वो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव की सहायता से शासन करता था, है ना। ये जो है, इसी व्यवस्था को दोहरी व्यवस्था कहा जाता है। और लेकिन ये जो व्यवस्था बनाई गई थी ये ज़्यादा समय तक चली नहीं थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि भारत सरकार अधिनियम के तहत भारतीय विधान परिषद के स्थान पर किस प्रकार की द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया, है ना। भारतीय विधान परिषद को हटा दिया गया था, तो इसके आधार पर इसकी जगह पर कौन सी द्विसदन की व्यवस्था स्थापित की गई? तो उसमें राज्यसभा और लोकसभा का गठन करके ये स्थापित किया गया था। और देश में पहली बार ऐसी दो सदनों वाली व्यवस्था अगर पूछा जाए कि किस अधिनियम के तहत आई थी, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत आई थी, है ना। और इन दोनों के जो भी सदस्य होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जो होते थे, इनका जो निर्वाचन होता था वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा होता था, डायरेक्ट इलेक्ट होकर के आते थे, यानी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्शन होते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 1919 के एक्ट के तहत वायसराय की कार्यपरिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़ करके, ठीक है, कितने सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था? 6 सदस्य थे भारत की कार्यपरिषद में, जिसमें कमांडर और इन चीफ को अगर छोड़ दिया जाए तो कितने भारतीय रह सकते थे? तो 3 भारतीय इसमें शामिल किए जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 1919 के अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर किन लोगों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया? तो किन लोगों के लिए किया था? सिख, जो भी सिख थे उनके लिए, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय जो भी थे वो, और यूरोपियों के लिए। इन लोगों के लिए अपने संप्रदाय के लिए अलग अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और वो लोग अपना नेता चुन सकते थे, उसी संप्रदाय के लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। और आप लोगों से ये चीज़ भी कहेंगे कि क्वेश्चन पढ़िए, वीडियो पॉज करिए और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आंसर सुनिए, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 1919 के एक्ट के तहत किस आधार पर कुछ लोगों तक मत देने का अधिकार सीमित कर दिया गया? 1919 के एक्ट के तहत जो मत देने का अधिकार था वो किन लोगों तक सीमित कर दिया गया, यानी कौन लोग जो होते थे वो मत देने का अधिकार रखते थे? तो संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर, जिनके पास अच्छी संपत्ति होगी, जो टैक्स पे करते होंगे, है ना, जो टैक्स देते होंगे, इसके अलावा जो शिक्षा थी, है ना, जिनकी एजुकेशन, जो लोग एजुकेटेड थे वो लोग मत देने का अधिकार रखते थे। इसके अलावा और सब लोग बेकार थे, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 27। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन जो था वो कब किया गया था? देखिए, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो सिविल सेवक थे इनकी भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो था वो कब स्थापित किया गया था? तो 1926 में स्थापित किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं कि किस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया? जो केंद्र का बजट होता था और राज्य का बजट दोनों अलग अलग पेश किए जाने लगे, तो किस अधिनियम के तहत? 1919 के एक्ट के तहत। देखिए, क्वेश्चन कितने ज़्यादा हैं, इसलिए 2 पार्ट में वीडियो बनाना ही पड़ गया। ठीक है, 3 पार्ट, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं कि 1919 एक्ट के तहत किस आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष जांच के पश्चात, यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा, ठीक है, 10 वर्ष जांच के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये वैधानिक आयोग जो था एक गठित किया गया था, और 10 साल के बाद ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता था।
क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा जो थी वो कब की थी, है ना। यही वैधानिक आयोग, इसकी जो घोषणा हुई थी वो कब की गई थी, तो नवंबर 1927 में की गई थी, है ना। चाहते तो उसको इसी में लिख देते, लेकिन आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को अलग किया है ना। तो नवंबर 1927 में की गई थी। और भारत की स्थिति क्या है, कैसे सब मैनेज होगा, क्या स्थितियाँ रहेंगी अगर भारत अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, तो कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करेगा, तो इन सारी स्थितियों का पता लगाने के लिए ये वैधानिक आयोग गठित किया गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि किस आयोग के सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया था। इसका दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि किस आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, कि किस आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे। यानी ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे वो किस आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए किए गए थे, तो साइमन आयोग जो इसकी जो प्रस्ताव थे इस पर विचार करने के लिए ये 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर, और एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी तो वो कब हुई थी, एक 1930 में हुई थी, एक 1931 में हुई थी, एक 1932 में, है ना। पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरी हुई थी 1931 में, तीसरी 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर जो श्वेत पत्र जो था वो तैयार किया गया था, इसे ब्रिटिश संसद की किस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यानी गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई, उसके बाद श्वेत पत्र तैयार किया गया, तो इसे ब्रिटिश संसद की किस समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, तो संयुक्त प्रवर समिति जो थी इसके समक्ष प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं कि संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों को आगे चलकर किस अधिनियम में शामिल किया गया था। संयुक्त प्रवर समिति की ही जो सिफारिशें थी इन्हीं को भारत शासन अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया था, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम। और इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो और हमारी इतनी मेहनत आपको लग रहा हो कि इतनी मेहनत की गई है, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।